हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 दोस्तों हमारा चल रहा है। इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडलवाद और मेंडलवाद से संबंधित जो भी ग्रेगर जॉन मेंडल और उनके जो भी कार्य हैं उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है या हम कह सकते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ मेंडल ने जो अपने नियम दिए तो मेंडल के नियम को उस समय के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मान्यता नहीं दी, तो उनको उनके मान्यता प्राप्त ना होने के क्या कारण थे, और साथ ही साथ जब मेंडल के नियमों को सफलता मिल गई तो उसके बाद मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेंडलवाद की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, मतलब फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। तो देखिए, मेंडल की यदि हम बात करें तो इनके नॉर्मली यदि बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 22 जुलाई 1922 में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ एक साधारण से किसान के घर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद उन्होंने 1840 ईस्वी तक में अपनी जो स्नातक स्तर की पढ़ाई है उन्होंने 1840 के बीच में कंप्लीट कर ली। इसके बाद देखिए, जो मेंडल की यदि हम आगे बात करें तो बेसिकली इन्होंने 1943 से लेकर के यानी 1943 में मेंडल ने ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक नगर में मठ में पादरी के रूप में कार्य किया। मतलब जैसे मंदिर में जैसे पुजारी होते हैं उसी प्रकार मठ में पादरी होते हैं, तो इन्होंने मठ में पादरी के रूप में कार्य शुरू किया। कब? 1943 से। इसके बाद 1954 में इन्होंने अध्यापक के पद पर कार्य किया और यहाँ पर इन्होंने 14 वर्षों तक लगातार कार्य किया, और अध्यापक के पद पर रहते हुए ही इन्होंने जो उद्यान मटर है, या हम ये कह सकते हैं एक तरह से जो पी का प्लांट होता है, मटर का प्लांट होता है, जिसको पाइसम सटाइवम भी कहते हैं, तो जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए उन्होंने बेसिकली मटर का पौधा यानी कि पाइसम सटाइवम पर लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किया। यानी यदि हम बात करें तो 1956 से लेकर के 1963 के मध्य यानी 7 सालों तक उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। वो भी किससे संबंधित? तो संकरण से संबंधित थे। देखिए, यहाँ पे पेपर में मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में क्या आता है कि यहाँ पे आपको सन याद रखना कि मेंडल ने कितने वर्षों तक मटर के पौधों में अध्ययन किया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 7 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद इसका सन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि 1556 ईस्वी से लेकर के 1956 ईस्वी से लेकर के 1963 ईस्वी तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया किसमें? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो मटर के पौधों में किया था, यानी पाइसम सटाइवम में किया। तो उन्होंने लगातार अध्यापक के पद पर रहते हुए ही उन्होंने क्या किया कि 7 वर्षों तक 1956 से लेकर के 1963 तक कई सारे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए जो कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित थे, और बेसिकली जो है वंशागति के नियम थे। तो मेंडल ने जो अपने नियम दिए बाद में इनको वंशागति के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन 7 वर्षों तक इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, इनके परिणामों को बाद में जाकर के सन 1965 में एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नगर में, ऑस्ट्रिया में एक नगर है जिसका नाम है ब्रून, तो ब्रून नगर में जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वहां पर इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं उसको सबसे पहली बार पढ़ा गया। और उसके बाद भी वहां के जो वैज्ञानिक थे, या हम ये कह सकते हैं उस समय के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो मेंडल द्वारा जो किए गए कार्य थे उनके कार्यों को उस समय के वैज्ञानिकों ने अधिक महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने अधिक महत्व क्यों नहीं दिया, उसके कई सारे रीजन थे। तो देखिए, बेसिकली जो मेंडल ने अपना कार्य किया या हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के ऊपर उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने उनको मान्यता प्राप्त नहीं किया। तो मेंडल के कार्यों को उस समय मान्यता प्राप्त न होने के ऐसे कई सारे रीजन थे जिस कारण से उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने उनके नियम को स्वीकार नहीं किया। देखिए, उनमें से सबसे पहला रीजन क्या था कि उस समय कोशिका के बारे में ज्ञान कम था। मतलब यदि हम बात करें 1956 से लेकर के 1963 के मध्य जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय कोशिका के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये पहली कमी थी कि कोशिका के बारे में ही ज़्यादा कमी, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिका के बारे में भी, या हम सेल के किसी भी अंदर के पार्ट के बारे में ही अच्छे से जानकारी नहीं थी, जिस कारण से वो अपने महत्व को अच्छे से नहीं समझा पाए। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या था कि मेंडल ने अपने परिणाम जो है वो गणित के आधार पर निकाले, जबकि जीव विज्ञान में उस समय गणित का प्रयोग नहीं होता था। तो दूसरा रीजन तो यही था, क्योंकि उस समय मान्यता प्राप्त इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय
जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था। तो जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए उसके जो निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि जो परिणाम निकाले उन्होंने वो गणित के आधार पर निकाले। तो उस समय जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था, जिस कारण से उनका प्रयोग जो है हम ये कह सकते हैं कि उस समय के वैज्ञानिक जो है स्वीकार नहीं किए। तीसरा रीजन क्या है यहाँ पे कि उस समय के जो वैज्ञानिक हैं वो मेंडल के प्रयोगों से प्रभावित इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि वे डार्विन के विकासवाद से प्रभावित थे। देखिए, डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम है जातियों की उत्पत्ति। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है कि जो डार्विन की पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब जातियों की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, डार्विन। तो देखिए, डार्विन की जो पुस्तक है जातियों की उत्पत्ति, इसमें कई सारे विवाद उस समय उत्पन्न हो गए थे। मतलब ये जो डार्विन का विकासवाद सिद्धांत है उससे प्रभावित थे। उस समय के पूरे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो मेंडल के प्रयोगों से प्रभावित इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि उस समय डार्विन का विकासवाद सिद्धांत चल रहा था, और पूरे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो डार्विन के विकासवाद से संबंधित जो उनकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें कई सारे डाउट या सवाल उत्पन्न हो गए थे, जिस कारण से उन सवालों या हम ये कह सकते हैं कि उनके जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने में जो उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो उसमें जुटे हुए थे, जिस कारण से वो मेंडल के नियम को इग्नोर कर दिए, या हम ये कह सकते हैं कि मेंडल के नियम को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। इसके बाद चौथा और मोस्ट रीजन क्या था कि मेंडल जो है किसी अच्छे एवं बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं थे, और ना ही वो किसी बड़े स्कूल में शिक्षक थे, अर्थात हम ये कह सकते हैं साथ ही वो छोटे स्कूल में शिक्षक थे। तो साथ ही छोटे स्कूल में शिक्षक होने के कारण और इसके अलावा वो छोटे से मठ में पादरी का कार्य करने के कारण भी उनके कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे 3-4 रीजन जो हैं ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये भी आपसे पूछा जाता है कि मेंडल के कार्यों को उस समय के जब वैज्ञानिक जो स्वीकार नहीं किए उसके क्या क्या कारण थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 3-4 रीजन है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, बाद में चल के मेंडल का जो नियम है उसके बाद वाले वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने मेंडल के नियम को देखा और समझा। उसके बाद जो मेंडल के नियम को बाद में सफलता मिली उसके कई सारे रीजन थे। देखिए, उसके रीजन क्या क्या थे। पहला रीजन तो ये था कि मेंडल की जो सफलता थी उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मेंडल द्वारा अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों की असफलता के कारणों का स्पष्ट एवं सही विश्लेषण था। मतलब मेंडल के पहले जितने वैज्ञानिकों ने संकरण या क्रॉस संकरण के ऊपर जितना भी क्रॉस किया था, या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट मेंडल के पहले के साइंटिस्टों ने किया था उनकी कमियों को दूर करके मेंडल ने अपना एक स्पष्ट और सही विश्लेषण दिया, जिस कारण से इनका नियम जो है बाद में मान्य हुआ। तो मतलब मेंडल ने क्या किया कि बाकी साइंटिस्टों ने जो गलतियां की थी उनकी गलतियों को सुधारा और आगे चल के अपना उससे रिलेटेड ही एक स्पष्ट व सही विश्लेषण दिया। दूसरा रीजन क्या था कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। देखिए, यदि एक समय में ही कई सारे लक्षणों को एक साथ ले लेते तो वहाँ पे ये हो सकता था कि कई सारे मतलब कुल मिला के घुमा फिरा करके वहाँ पे कई सारे लक्षण एक साथ आ सकते थे, जिस कारण से उन्होंने इसको उचित नहीं समझा। मतलब उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, और जब प्रत्येक लक्षण का व्यवहार निश्चित हो गया तब उन्होंने 2-2 लक्षणों को साथ में अध्ययन किया, और जब 2-2 लक्षणों को भी साथ में अध्ययन कर लिया उसके बाद फिर उन्होंने 3-3 लक्षणों का भी अध्ययन किया। देखिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मेंडल का जो भी नियम है, मेंडल के नियम से संबंधित आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि सबसे पहले जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जब उन्होंने लक्षण लिया तो उन्होंने उसमें क्या लिया कि एक लक्षण, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा लंबा है तो लंबा को हम किससे दर्शाते हैं, इंग्लिश में टाल से। तो टाल के दोनों कैपिटल वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 जीन प्रारूप हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसके बाद जब उन्होंने क्रॉस कराया किसके साथ, बौने पौधों के साथ, तो जब बौने पौधों के साथ कराया मतलब स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पे जीन प्रारूप क्या है, स्मॉल टी। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में खाली लंबे पौधे दिखाई दिए। तो यहाँ पास उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने खाली एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया तो जब उनके परिणाम प्राप्त हो गए तब उन्होंने सोचा कि यदि अब 2 लक्षणों को क्रॉस कराया जाए साथ में रख के और उनके साथ ही विपरीत या विरोधी लक्षणों को, मतलब 2 लक्षण तो लेंगे ही और साथ ही साथ उनके 2 विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर भी मेंडल ने क्रॉस कराया। अब देखिए, मेंडल ने चूंकि मटर का पौधा चुना, ऐसा तो है कि मेंडल यहाँ पे कोई दूसरा पौधा भी चुन सकते थे, तो उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके कई सारे रीजन हैं। तो देखिए, मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या रीजन थे, इसकी हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, इसके बाद दूसरा रीजन क्या था
दूसरा रीजन तो आपने देख लिया कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया और जब एक लक्षण का निष्कर्ष या परिणाम निकाल लिया उसके बाद फिर दो दो लक्षणों को साथ में अध्ययन किया और फिर उसके बाद जो है तीन तीन लक्षणों का अध्ययन किया। तीसरा रीजन क्या था कि अध्ययन के लिए चुने गए जो भी लक्षण थे उनमें केवल स्पष्ट विरोधी रूपों का होना जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए उन्होंने अपनी सफलता में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने लंबे पौधे लिया, इसके अलावा जब उन्होंने बौने पौधा लिया तो उन्होंने एक समय में खाली एक ही विपरीत या विरोधी लक्षण लिया। मतलब उन्होंने, आप ये समझ सकते हैं कि जितने लक्षण लिए साथ ही उसके विपरीत या विरोधी लक्षणों को भी लिया, जिस कारण से उन्होंने दोनों में अंतर जो है आसानी से समझ सके और बाकी साइंटिस्टों को भी उन्होंने समझा सका। तो कुल मिला के उनका एक रीजन ये भी था कि जैसे मान लीजिए उन्होंने दो लक्षण लिया, एक लक्षण उन्होंने क्या लिया कि पुष्प मान लीजिए कैसे हैं, लंबे हैं। दूसरा लक्षण क्या लिया कि पुष्प मान लीजिए कैसे हैं, उन पुष्प का जो पुष्प में जब बीज बनेंगे तो बीज कैसे हैं, मान लीजिए गोल हैं। अब देखिए जब इसका दूसरा लक्षण, या हम ये कह सकते हैं कि इनका जब विपरीत या विरोधी लक्षण लेंगे तो लंबे पौधों का उल्टा क्या हो जाएगा, बौने पौधे, तो बौने पौधे हो गए। फिर गोल बीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंडल ने अपने जितने भी नियम लिए उसमें उन्होंने स्पष्ट विपरीत व विरोधी लक्षणों को भी साथ में लेकर के रखा, जिस कारण से उनके नियमों को मिलने में आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकी। तो कुल मिलाकर के अध्ययन के लिए उन्होंने जितने भी लक्षण चुने तो वो स्पष्ट विरोधी लक्षण थे और उनके हर एक लक्षण के विपरीत या विरोधी लक्षण मौजूद थे, जिस कारण से उन विपरीत या विरोधी लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा देखिए चौथा रीजन क्या था उनकी सफलता का, कि प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विरोधी रूपों वाले पौधों को अलग अलग गणना करना। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में जो जो लक्षण थे, जैसे मान लीजिए दो जोड़ी विपरीत विरोधी लक्षण थे तो उन्होंने उन पौधों की अलग अलग गणना की। मतलब एक जोड़ी पौधे की और उनके विपरीत या विरोधी लक्षणों की अलग गणना की। और इसके अलावा उन्होंने जब दूसरे पौधे का अध्ययन किया, या हम ये कह सकते हैं कि जब दूसरा लक्षण लेके और उनका जब विरोधी लक्षण लिया या विपरीत लक्षण लिया, उनका उन्होंने जो गणना किया वो अलग से किया। तो कुल मिला के उन्होंने जितने भी लक्षण लिए उनकी जो गणना या परिणाम है वो अलग अलग निकाले, जो उनकी सफलता का मुख्य कारण बनी। इसके बाद देखिए अगला रीजन क्या था कि उनका गणित का ज्ञान, जिससे वे विरोधी लक्षणों के अनुपात का महत्व समझ सकें तथा स्पष्ट विवेचना कर सकें। देखिए उस समय तो क्योंकि जीव विज्ञान में गणित का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में जब जीव विज्ञान में गणित के शब्दों का या गणित के अंकों का प्रचलन होने लगा तो उन्हीं लक्षणों के माध्यम से, चूंकि इन्होंने गणित के माध्यम से अपना परिणाम व्यक्त किया था, तो जब उन्होंने गणित के माध्यम से अपना परिणाम व्यक्त किया था तो जिस कारण से विपरीत या जो विरोधी लक्षण थे तो उसको उन्होंने स्पष्ट व्याख्या कर दी। और स्पष्ट व्याख्या करने के साथ ही साथ जो भी बाकी साइंटिस्ट थे वो भी उनके स्पष्ट या विपरीत या विरोधी लक्षणों को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे मेंडलवाद से संबंधित जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।